नेशन न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं ऐसे जगह से। ये है बड़ौदा हाउस, जहां जीएम साहब बैठते हैं और पूरा रेल का संचालन होता है। और हमारे बीच में ऐसी शख्सियत हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर दलित साहित्य में पीएचडी कर रहे हैं। आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि वो दलित साहित्य में जो पीएचडी करें। सर मैडम, आप पूरा अपना इंट्रोडक्शन बताएं, अपना परिचय बताएं। जी, मेरा पूरा नाम है सपना सक्सेना दत्ता सुहासिनी। जी, सक्सेना मैं शादी से पहले थी और शादी के बाद दत्ता, और क्योंकि कवित्री हूँ तो सुहासिनी हूँ। सुहासिनी हूँ? सुहासिनी मेरे गुरुजी ने नाम दिया है सुहासिनी। और रही बात दलित साहित्य पर, मैंने भूगोल से वर्ष 1998 में एमए किया था और उस पर पीएचडी प्रारंभ की थी, परंतु कुछ ऐसी स्थितियां रहीं कि नहीं कर पाई। फिर मुझे लगा कि सबसे पहले मेरे डैडी ने ये बोला कि सबसे पहले ज़रूरी है कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो। तो उस समय मैंने रेलवे ज्वाइन किया, फिर पारिवारिक जिम्मेदारियां रहीं, उनको निभाया। आज मेरा बड़ा बेटा 10th में है, छोटा बेटा 4th में है। मेरे सास ससुर जी के साथ मैं रहती हूँ, हमारा एक संयुक्त परिवार है। इसमें मेरा साहित्य के साथ चल रहा था, लेखन चल रहा था, कविताएं चल रही थीं, परंतु मेरा एक डॉक्टरेट करने की जो सपना था वो रह गया था कहीं पे। तो जिसके लिए मेरे ससुर जी ने, मेरे पतिदेव ने फिर से मुझे जागृत किया। हालांकि मेरे पिताजी का सपना था वो आज इस दुनिया में नहीं है, और उनके जब दिवंगत होने पर मैं बहुत आहत हुई थी। तब ये निर्णय लिया गया परिवार की ओर से कि मैं फिर से शुरुआत करूं। तो शुरुआत के लिए मैंने फिर से इग्नू से हिंदी में एमए किया और प्रथम श्रेणी में पास हुई। इसके बाद अब पीएचडी के लिए मैंने ज्वाइन किया। काफ़ी समस्याएं रहीं क्योंकि मैं वर्किंग हूँ और मुझे ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पर मुझे शनिवार इतवार की कक्षाएं मिल जाएं। तो ऐसा रहा और वर्तमान में मैं इस पर प्रयासरत हूँ, कर रही हूँ। दलित साहित्य एक ऐसा साहित्य है जो सामान्यतः हमारे विषयों में पढ़ाया नहीं जाता। आप इस बात को अनदेखा नहीं कर सकते कि जिस प्रकार से हमारे इतिहास को काफ़ी कुछ तोड़ मरोड़ के दिया जाता है या गोपनीय किया जाता है, ऐसे दलित साहित्य को भी एक अलग साहित्य बना करके कहीं ना कहीं छोड़ दिया गया है। तो नई शिक्षा नीति में काफ़ी सुधार हुए हैं और वर्तमान में जैसे एमफिल का पीएचडी में इंक्लूड हो जाना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हैं क्योंकि आपको एक ही साथ पूरा पैकेज मिल रहा है, आप पूरी तैयारी के साथ उपस्थित हो रहे हैं। अब दलित साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो दलित साहित्य को जानना क्यों ज़रूरी है। जब ये बात भीमराव अंबेडकर जी ने भी कही थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये बात बोला था कि हमारे समाज में ये कुरीतियाँ, ये समस्याएं नहीं थीं, परंतु कुछ आक्रमणकारी आक्रांताओं की वजह से जो दोष आए उनका निवारण करना नितांत आवश्यक है। तो वो निवारण किस प्रकार से होगा? वो निवारण तब होगा जब जन जागृति लाई जाए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास किया जाए। वह विकास उन्होंने जो शुरुआत की, प्रारंभ किया, वह प्रारंभ किया आज़ादी के पहले से ही। और हम सब अच्छे से जानते हैं आज की तारीख में कि उस समय स्थितियां बहुत 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 दयनीय थीं। एक मानव के साथ मानवीय व्यवहार ना होना यह बहुत दुखद था, और ऐसी पीड़ा के साथ जीवन जीना और उस पीड़ा में अपने आप को एक सशक्त रूप से स्थापित करना और राष्ट्र का नाम रोशन करना। वर्तमान में हम अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखते हैं तो आप ये देखिए कि भारत के पहले अर्थशास्त्री जिन्होंने अर्थशास्त्र पर पीएचडी की वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। वो उस समय में जब हमारा देश परतंत्र था, मुद्रा का मूल्यन उनका मुख्य विषय था जिस पर उन्होंने कार्य किया था, और फिर उन्होंने काफ़ी समय इस पे काम करते रहे, बहुत सारे शोध पत्र लिखे, डीलिट की उपाधियाँ ली और बहुत सारे कार्य किए दलित साहित्य पर। और दलित साहित्य के संदर्भ में उसके बाद भी आगे भी कार्य होते रहे। चाहे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को पढ़ लीजिए आप, चाहे आप किसी को भी पढ़ लीजिए, आप जितना भी उसको पढ़ेंगे तो आपके अंदर का रोम रोम कांप जाएगा। कितनी दयनीय स्थिति को अगर हम नहीं समझ पाते हैं, हमारे परिवार का एक भाई एक बहन जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ या जिसके साथ कुछ उचित नहीं हुआ, यदि हम उसको अनदेखा करते हैं तो यह हमारा राष्ट्रीय होने के लिए एक गलत संदेश है। अच्छा मैडम, देखा जाए जिस तरीके से आपने दलित साहित्य पे ही पीएचडी को चुना और जिस जाति विशेष से आप आते हैं तो आपको तो किसी और पे करना चाहिए था।
ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये प्रेरणा मुझे मेरी माँ से मिली, जी। क्योंकि मैं जब छोटी थी तो मेरी माँ मुझे बचपन में बहुत सारी कहानियाँ सुनाया करती थी। और मेरी माँ प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं और वर्तमान में वो काफ़ी बीमार हैं, अब वो उतना अच्छे से बोल नहीं पाती हैं, परंतु उन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि सपना, हमारे हिंदुत्व को, हिंदू समाज को जीवित रखने में सबसे महत्वपूर्ण हाथ दलितों का है। जिस समय आक्रांताओं ने इतना आक्रमण कर दिया था कि हिंदुत्व नष्ट होने की कगार पर था, उस समय हमारे परिवार के कुछ भाई ऐसे थे जिन्होंने कहा हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे और हम उनके विरुद्ध कार्य करेंगे। तब उन्होंने शुक्र पाना प्रारंभ किया। जिस तरीके से आप बात करें दलित और ब्राह्मण की, अगर बात की जाए, छुआछूत की बात की जाए, अगर हम अब से जो है आज़ादी से, मतलब आज़ादी से पहले की अगर बात करें तो इस देश के अंदर जो वर्ण व्यवस्था थी उसके आधार पर शूद्र और ब्राह्मण का कभी मेल नहीं होता था। लेकिन आप एक ब्राह्मण जाति से होने के बावजूद जो है मतलब एक शूद्रों पे एक खोज वाला काम कर रही हैं, ये एक बड़ा सोचने वाला विषय है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें ये बात भी जानना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आगे बढ़ाने में सवर्ण का ही हाथ था। हाँ। है ना? जी। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति ऐसा है तो पूरा समाज ऐसा है। हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग तब भी थे जो कि इनका विरोध करते थे, परंतु कुछ आप ये बात समझिए कि सामाजिक स्थितियाँ जो ऐसी थी, जिसका प्रभाव था, जिनका एक प्रेशर था, उस दबाव के साथ में वो शायद चाह कर भी बोल नहीं पा रहे थे। परंतु आज के समय में देखिए, आज भी हम शायद गाँव में स्थितियाँ मिलती हैं कि छुआछूत वाली हो। मैं खुद गाँव से बिलोंग करती हूँ और मैंने खुद देखा हुआ है। वर्तमान में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे घर में जो कार्य करता है, मैं कभी नहीं पूछती कि वो कौन सी जात का है। मैडम सपना जी, आप बहुत अच्छी बात कही आपने। जिस तरीके से समाज के अंदर इस समय ताना वाना चल रहा है, एक तरफ अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, एक बार ब्राह्मणवाद की बात करते हैं। अगर दोनों में से आपको चुनना पड़ा तो आप कौन सा बात चुनेंगे? बहुत सुंदर बात है। यदि दोनों में चुनना पड़ा तो मैं राष्ट्रवाद चुनूंगी, और राष्ट्रवाद में ब्राह्मणवाद भी है और दलितवाद भी है। तो मैडम, जिस तरीके से आप ये PhD कर रही हैं दलित समाज पे, तो आपको समाज के जो लोग हैं वो आपसे कहते होंगे भाई आपने ये सब्जेक्ट क्यों चुना है? क्योंकि एक समाज के अंदर कुरीतियाँ हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की, तो आपको समाज का भी सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, मुझे समाज का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं करना पड़ता है। ऐसा मुझे किसी ने कभी कुछ बोला नहीं, क्योंकि मेरा एकदम लक्ष्य निर्धारित है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि सभी हिंदू एक हैं। हम ये भी मैं अच्छे से मानती हूँ, हम सब हिंदू एक हैं और हम सब भाई भाई हैं। और जब तक हम अपने आप को, क्योंकि देखिए भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था, शिक्षा जो है वो शिक्षित बनना बहुत ज़रूरी है, शिक्षित बनना ज़रूरी है, संगठित होना ज़रूरी है। और शिक्षा के संबंध में मेरा भी यह मानना है कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सपना जी, वही आपने शिक्षा ली तो आप दहाड़ रही हैं, आप किसी के रोकने से भी नहीं रुकती हैं, और आप एक कवित्री भी हैं। जी, आप एक कवित्री भी हैं और एक राष्ट्रीय कवित्री हैं। जब आप PhD कर रही हैं तो पता लगता है। तो मैडम, आपने अभी तक जितनी भी कविताएं पढ़ी हैं या लिखी हैं, तो बाबा साहब के ऊपर अगर आपने कुछ ऐसी कविता लिखी है तो उसकी 4 लाइनें आप एक बार गुनगुनाएं। जी, मैंने एक कविता जस्ट अभी लिखी थी, तो मैं वो पढ़ देती हूँ आपको। बिल्कुल, तो क्योंकि अभी लिखी है तो मुझे अच्छे से याद नहीं है, फिर भी मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। जी। शिल्पकार तुम संविधान के, भारत माँ के गौरव तुम। शिल्पकार तुम संविधान के, भारत माँ के गौरव तुम। सर्व समाज के आप सुधारक, सर्व समाज के आप सुधारक, ज्ञान दिवस के पौरव तुम। हम सब जानते हैं आज के दिवस को हम ज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो शिल्पकार तुम संविधान के, भारत माँ के गौरव तुम। सर्व समाज के आप सुधारक, ज्ञान दिवस के पौरव तुम। और भीम जयंती के अवसर पर सपना करती कोटि नमन। भीम जयंती के अवसर पर सपना करती कोटि नमन। दलितों को सुदृढ़ बनाया। दलित का अर्थ सिर्फ दलित नहीं है, नारी भी है। प्रत्येक वो वर्ग है जो दलित है, जो जिसका दमन किया गया है। दलितों को सुदृढ़ बनाया, धर्म युगों के पौरव तुम। दलितों को सुदृढ़ बनाया, धर्म युगों के पौरव तुम। जी। अच्छा मैडम, चलते चलते आपको हमारे चैनल के माध्यम से काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, आपको इंडिया ही नहीं है, आपको विदेश भी देख रहा है। तो आप एक महिला होने के बावजूद इतने, आपने जैसे बताया कि जो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, पिएगा वो दहाड़ेगा, आप दहाड़ नहीं हैं। तो उन महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहती हैं जो घरों के अंदर बैठी हैं?
मेरा यही संदेश है कि आप शिक्षित बनिए। देखिए, मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, भारतीय रेलवे की पहली महिला हूँ जिसको युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया था। और मेरे वो काम क्या थे, मैं आपको एक छोटा सा झलक बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत छोटी थी मैं, ये 10वीं की बात है। जब मैं 10वीं में मैंने अपने एक बार में बोर्ड क्रॉस किया, ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, 1994 की बात है शायद, जब 10वीं कक्षा को एक बार में बोर्ड तोड़ देना, वो भी छोटी जगह में, रोज़ा जैसी जगह से थी, बहुत छोटी जगह जहाँ से महिलाओं का बाहर निकलना भी ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता था। रोज़ा जलालपुर या कौन सी जगह? जी बिल्कुल, शाहजहाँपुर में जो रोज़ा आता है, ये वहाँ की बात कर रही हूँ मैं। शाहजहाँपुर, शहीदों की भूमि शाहजहाँपुर की बात कर रही हूँ मैं, उत्तर प्रदेश में। तो ऐसी स्थिति में जब वहाँ पर मैं चाहती थी कुछ करूँ, समाज सेवा के लिए मैं स्काउट गाइड में लगी हुई थी, मेरे मम्मी डैडी दोनों ही मेरे साथ जुड़े हुए थे। तो ऐसे में मेरी माँ ने कहा, तुम कुछ करना ही चाहती हो सपना, तो एक काम करो, तुम अभी किस कक्षा में हो? मैंने कहा मैं 11th में आई हूँ। कहते ठीक है, तुम 5 10वीं की लड़कियों को पढ़ाओ, लेकिन शर्त यह है उनसे तुम ट्यूशन फीस नहीं लोगी जी। उनसे एक विचार लोगी, उनसे एक वादा लोगी। वो वादा ये होगा कि वो अपने से एक कक्षा नीचे 5 लड़कियों को पढ़ाएंगी। और आप मानेंगे उस समय में पूरे रोज़ा में हाई स्कूल फेल लड़के मिल जाते थे, लड़कियां नहीं मिलती थी। तो आप समझ सकते हैं मेरा उद्देश्य यही था, शिक्षित बनो, संगठित रहो। और जब तक हम एक नहीं रहेंगे तब तक शिक्षा का हमें आधार नहीं मिलेगा, उसका हमें व्यवहार हमारे जीवन में नहीं उतरेगा। और शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है कि शिक्षा हमें सरल और सही तरीके से उचित ज्ञान के साथ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ में सपना सक्सेना जी ने बहुत अच्छी बात बताई। शिक्षा को सभी लोग कहते हैं कि शिक्षा होनी चाहिए और शिक्षा मिलनी चाहिए। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द Play Store and Apple App Store now. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.